Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। अगेन हम लोग टूवर्ड्स हमारे वन शॉट सीरीज की तरफ है, हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। अब इसके अंदर जो हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, नियरली 7 टॉपिक्स हो चुके हैं। एक 8th एंड 9th हम लोग को करना है, वो भी हो जाएगा। सो मेक श्योर करें आप पूरा वीडियो एक साथ देखें। दिस इज इनफ फॉर योर मार्क्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो इसी को फॉलो करके जाए, डेफिनेटली आप लोग को अच्छे मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है, लेट मी सिलेक्ट द पेन, एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब एंटरटेनमेंट का पहले मीन क्या होता है, मीनिंग क्या होती है वो देख लीजिए। एंटरटेनमेंट रिफ्रेशेस अस एंड गिव्स अस प्लेजर एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो रिफ्रेश करता है मतलब अगर आप थके तो आपको रिफ्रेश कर देगा, हैप्पीनेस मत देगा, और साथ ही साथ प्लेजर भी देता है। प्लेजर मतलब खुशी का हायर वर्जन को बोलते हैं चैन, सुख। वो कौन प्रोवाइड करेगा? एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट में क्या हो सकती है? हॉबीज लाइक, देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सब कुछ एंटरटेनमेंट है। किसी को पढ़ने में मजा आ जाए, किसी को गेम्स में मजा आ जाए, किसी को ड्रामा जो सभी लोग करते हैं उसमें मजा आ जाए, फिल्म देखने में या बनाने में मजा आ जाए, आर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट, सेलिब्रेशंस। ये देखिए, त्योहारों में, फेयर्स में, या कहीं मेला लगा है, फेस्टिवल्स में, त्योहार में, स्पोर्ट्स इवेंट, डांस एंड म्यूजिक वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन एंशियंट एंड मिडिवल टाइम्स। तो ये सब पुराने टाइमों पे थे। अब हम लोग जो बोलते हैं कि ई गेम या ई स्पोर्ट्स, ये अभी कौन से एरा में है? ये मॉडर्न एरा में है। ठीक है, ये मॉडर्न एरा वाले दोस्तों। तो ये देखिए, आप लोगों को पहले तो एंटरटेनमेंट से होता क्या है, हॉबीज कौन कौन से उसके अंदर, अब एंशियंट और मिडियल मतलब बीच वाला जो इंडिया था उसके अंदर कौन से थे। और प्लीज दोस्तों ये वाला पार्ट जरूर करना, जो स्टार्टिंग का पार्ट है और जो एंड का पार्ट है, बिकॉज बीच में कुछ चीजें ऐसे जो उसके जो वर्ड्स है टंग ट्विस्टिंग एंड टफ टू रिमेंबर है। तो मेक श्योर करिएगा कि ये वाला पार्ट जरूर करिएगा, जो इजी वाला पार्ट है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे। और जो बहुत तेज पढ़ते हैं तो बीच वाला तो पक्का करके जाना। आगे करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट। दो टाइप के होते हैं, एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा यूज होगी, सो पर्सनस मेंटल एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इन प्रैक्टिसिंग हैंडीक्राफ्ट एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव एंटरटेनमेंट। मतलब क्या, स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो बॉडी यूज हो रही है प्लस दिमाग भी यूज हो रहा है। वहीं जो हमारा पैसिव है उसमें यूज नहीं होता, क्या मेंटल उतना ज़्यादा यूज नहीं होता। जैसे आप लेट के म्यूजिक सुन रहे हैं, लेट के गेम देख रहे हैं, वो सब देखो, मूवी और लिसनिंग टू म्यूजिक इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव। ठीक है, पैसिव का याद रखना, पड़े पड़े जो जो काम कर रहे हैं हम लोग, पड़े पड़े। ओके, नेक्स्ट, वाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट? क्यों जरूरत है हम लोग को? पहला तो है एंटरटेनमेंट फॉर एक्सीलेंट क्वालिटी फॉर दी हेल्दी, ध्यान रखना, हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनालिटी। तो बॉडी की तो ग्रोथ होती है, पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, आप कैसे हो, वो उभर के और स्ट्रांग आता है। तो एंटरटेनमेंट के जरिए वो चीज उभर के आएगी। दूसरा, एंटरटेनमेंट कीप्स आवर माइंड लाइवली एंड फ्रेश। हमेशा तैयार रहते हैं हम लोग। जैसे कि अगर समझो दिन भर में आप पढ़ाई करके गए थे, तो अगर कुछ खेल लेते हो, ई स्पोर्ट कर लेते हो या म्यूजिक सुन लेते हो, तो आपको वापस से रिफ्रेश, आपको वापस से फ्रेश कर देता है। और लाइवली मतलब ताकतवर, मतलब लगता है कि अरे वाह, फिर से अपन कुछ कर सकते हैं। वैसा बनाया था कौन? एंटरटेनमेंट। गेम्स एंड हॉबीज मेक्स पर्सन फिजिकली मोर एनर्जेटिक। कौन सी सारी चीजें? गेम्स, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको तो और फिजिकल ज्यादा फायदा होगा। परसुइंग गेम्स एंड हॉबीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी। अब आप जो हिसाब से आपकी पर्सनालिटी है वही गेम फॉलो करते हो। अगर आप फाइटिंग में बहुत अच्छे हो तो आप यूएफसी फॉलो करते हो। तो देख रहे हो, ये लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, गेम्स और हॉबीज आपकी कॉम्प्लीमेंट होती हैं कि आपकी पर्सनालिटी को, आप वही गेम चुनते हो। आपके आई कोऑर्डिनेशन और बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो क्रिकेट अच्छा खेलोगे आप। समझ रहे हो? तो पर्सनालिटी किससे कॉम्प्लीमेंट होती है? गेम्स और स्पोर्ट्स से। वही आप परस्यू करते हैं। इट ब्रेक्स द मोनोटोनी एंड हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ बोर्डम। तो बोर्डम मतलब बोर हो रहे हैं अपन, कुछ करने को नहीं, नींद जैसा आ रहा है, हम लोग लग रहा है कि आलसी हो चुके हैं, तो ये सब कौन करवा सकता है दूर? एंटरटेनमेंट। और दूसरा पॉइंट, मोनोटोनी मतलब हर एक चीज एक जैसी ही चल रही है, मतलब सुबह से पढ़ाई 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 पढ़ाई, रात हो गई पढ़ाई,
तो मोनोटोनी होगी, मजा नहीं आएगा, दिमाग आपका क्या हो जाएगा, इसमें कमजोर हो जाएगा। तो वो क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे मोनोटोनी को छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ गाने सुन लीजिए, बीप राग के, अपने आप लोग का दिन है वो खुश हो जाएगा। आगे, इवेंचुअली आवर एफिशिएंसी एट वर्क इम्प्रूव। तो आप जो भी कर रहे थे, समझो कि पढ़ाई बहुत देर से कर रहे थे, सिर्फ बीच में एंटरटेनमेंट ले लिया, तो क्या होता, अगर ग्राफ आपकी पढ़ाई का नीचे जा रहा था, लेकिन वो फिर से ट्रैक पे आ जाएगा और फिर से वो एफिशिएंट हो जाएगा, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। इट रिलीव्स दी माइंड एंड बॉडी। तो दोनों चीज़ों को, फिजिकल को भी और मेंटल को भी ठीक करता है। तो अब जब आप लोग एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि बीच बीच में गाने विने, थोड़ा गेम खेलते रहना, सो आपकी पढ़ाई कैसी हो जाएगी, इफेक्टिव। और ये मैं नहीं तो आप मम्मी पापा को बोलेंगे, देखो ये सर बोले गेम खेलने को, बुक बोला है। नेक्स्ट, फोक थिएटर। अब करना शुरू करते हैं, टफ वाले पार्ट आएंगे इस, इसको सिर्फ क्या करना है, जितना शॉर्टिंग जितना इजी कर सकता तो मैं बताऊंगा उसे, आप एक बार रिवीजन जरूर करना है। मैंने किसी भी टॉपिक में ये चीज़ नहीं बोली है, लेकिन इसके लिए जरूर बोलूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पपेट्री। पपेट्री मतलब कठपुतली, वो नहीं देखे राजस्थान और वैसे जिला में जो हाथ से खिलाते रहते कठपुतलियों को, ऐसे नचवाते हैं मेल फीमेल को करके, वही कठपुतली भी एक आर्ट है, वैसा थिएटर हम लोग पढ़ रहे हैं। रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स were excavated from the archaeological sites of हड़प्पा, इजिप्ट एंड ग्रीस। कहाँ पे मिला था, क्ले से डॉल, क्ले से बनी हुई जो डॉल थी, वो हम लोग को कहाँ पे मिली, खोद के जमीन से, हड़प्पा में मिली, इजिप्ट में मिली और ग्रीस में भी मिली। एंड वो इट वाज अज्यूम्ड दैट दे वेर यूज एज अ पपेट। पपेट मतलब वो स्टोर दिखाने के लिए उसको यूज करते थे। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेट्री हैज टू स्टाइल। पुरानी टाइम से जो आर्ट चली आ रही है उसमें दो ही टाइप है, एक है राजस्थान वाला और दूसरा सदर्न रीजन ऑफ द इंडिया वाला है, तो नॉर्थ एंड साउथ। द रोल ऑफ द नैरेटर नोन एज द सूत्रधार। सूत्रधार ने पूरे सूत्र बोलते हैं ना कि गढ़ दिए, तो सूत्रधार मतलब जो नैरेटर जो स्टोरी बता रहा है, इज वेरी क्रूशल इन द सक्सेस ऑफ कठपुतली शो। उसकी आवाज में जो जादू, जैसे नहीं एफएम वालों की आवाज में जादू होता है, जो नैरेटर जितने इमोशन से स्टोरी पोर्ट्रे कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा पूरा शो होने वाला है। तो नैरेटर को क्या बोलते हैं, सूत्रधार। दो द स्टेज फॉर पपेट्री इज क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटा होता है, छोटे से डब्बे जैसा दिखता है। द पपेटियर्स मेक यूज ऑफ लाइट साउंड इन एन इंजीनियस वे। तो छोटा होता है लेकिन लाइट, देखे नहीं पर्दे के पीछे, वाइट के पीछे इसको नचाते हैं, हाथों को करते रहते कुछ ना कुछ, तो लाइट और साउंड को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, भले स्टेज छोटा हो या बड़ा हो, जनरली इनका छोटा ही रहता है, लेकिन फिर भी लाइट और साउंड को बहुत अच्छे से ये लोग यूज करते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ पपेट्स यूज इन दी कठपुतली शो, दैट इज हमारा पपेटरी शो। पहला तो है शैडो वाला, तो आप पिक्चर में देखो जो कराटे किड में पपेट्स होते हैं। दूसरा वुडन, लकड़ी से बने हुए। फिर उसके बाद हमारा होता है, एक सेकेंड, स्ट्रिंग पपेट्स। और लास्ट है हमारा हैंड पपेट्स। हैंड मतलब जो नहीं हाथ में डाल के ऐसे दिखाते हैं, और स्ट्रिंग मतलब धागे से बांधा हुआ है। तो वुडन, स्ट्रिंग वाला, ये वो मतलब उसके बाद हमारा जो हैंड वाला रहता है, ये सब पपेट हम लोग को याद रखना है। शैडो मतलब वो जो आप लोग कराटे किड में पीछे देखे रहते हो कि शैडो दिखना शुरू होता है, तो वो टाइप हमारे पपेट्री के हैं। दशावतार क्या होता है, दशावतार मतलब क्या, 10 अवतार, किसके, भगवान विष्णु के, विष्णु के। ओके, दशावतार ऑफ फोक थिएटर बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ द 10 इनकारनेशन, पुनर्जन्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, अब उनमें से एक पहले नाम पढ़ लेते हैं। पहला है मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा है वराह, चौथा है नरसिंह, पांचवा है वामन, छठवां है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है कृष्ण, नौवां है बुद्ध एंड 10th इज कल्कि। ठीक है, ये 10 नाम है किसके, जो विष्णु के, और इसी के अवतार होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग गॉड यूज वुडन मास्क। तो जो अवतार दिखा रहे हैं उनका मास्क पहनने का, वराह अवतार दिखा रहे हैं तो वराह में क्या है, पिग का अवतार लेते हैं जो विष्णु जी हैं। और इसी के ऊपर आपकी फेमस मूवी भी बनी थी, आई डोंट नो कि उसका नाम क्या, भूल चुका हूँ, लेकिन कमेंट जरूर करना आप लोग। ओके, वुडन मास्क लगा लेते हैं और वैसा अवतार बन जाते हैं। द शो इज मोस्टली म्यूजिकल बट सम डायलॉग्स आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। तो म्यूजिक ही चलता है, ततक तदक जले, लेकिन बीच में डायलॉग करते हैं, वो ऐसा बोलते रहते ना, तो बीच में डायलॉग भी आता है, स्पॉन्टेनियस, अचानक से आ जाएगा।
दिस शो एंड्स बाय ब्रेकिंग दी दही अंडी। तो जानते हैं अब जब विष्णु कृष्णा के बारे में आप लोग सोचते हैं तो दही अंडी से शो क्या करते हैं, खत्म करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्दन पॉट ऑफ कर्ड फॉलोड बाय दी आरती। तो एंड कैसे करेंगे, दही अंडी करेंगे और साथ ही साथ आरती करेंगे। दशावतार शोज द मोस्टली परफॉर्म्ड इन दी कोंकण रीजन एंड गोवा। ठीक है, कोंकण रीजन मतलब महाराष्ट्र का ये वाला पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, अगर ऐसा इंडिया है तो ये वाले पार्ट में परफॉर्म करते हो, गोवा में। श्याम नायक काले, तो सब लोग ठीक है, हाँ, श्याम नायक काले पार्ट दैट इज ट्रूप परफॉर्म दशावतार ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो जो ग्रुप होता है, फाड़ कौन होते हैं, जो ग्रुप रहता है जो दशावतार पर करता है, तो उसमें सबसे ज्यादा नाम किसका था जिसने कराया था, वो था हमारे श्याम नायक काले जी का। ऑल ओवर इंडिया में, अरे महाराष्ट्र में फेमस कराया था। विष्णुदास भावे, द पायनियर ऑफ मराठी थिएटर, staged mythological plays by introducing some modification in the Dashavatara style. His mythological plays have background of Dashavatara theater. तो मराठा थिएटर में क्या किया था उन्होंने ना, कुछ इनोवेशन किया था। और वो इनोवेशन क्या था, वो जो दशावतारा जो रियल में हमारा फोक थिएटर था ना, उसी का मॉडिफाइड वर्जन मराठा थिएटर में लेके आए थे। और ये कौन थे, हमारे विष्णुदास भावे, नाम याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, भजन क्या होता है, देखो, सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग जब गाते हैं इन प्रेज ऑफ द गॉड, भगवान का जब हम लोग बोलते हैं कि भगवान कितने ग्रेट हैं, जब उनकी ग्रेटनेस गाते हैं तो उसको बोलते हैं भजन। इट इज अकम्पनाइड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, देखो ताल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चक्री होता है ऐसे बजाते रहते हैं, वो मृदंगम एंड पखवाज। तो वो जो ढोल साइड नहीं आता, दोनों साइड पटक पटक पा 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 टड़क टड़क, तो वो जो रहते हैं ढोल रियल में पंजाब साइड का नहीं, महाराष्ट्र में जो लोग आरती करते होंगे जानते होंगे, तड़ंग तड़ंग टड़ंग टड़ंग, वो वाला हमारे को ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ भजन्स, द पैटर्न ऑफ मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन एंड सिंगिंग विदाउट अ ब्रेक इज कॉल्ड एज चक्री भजन। ऐसे घूमते रहना, हरे रामा कृष्णा 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 हरे तो अगर जो करते हैं तो गाता इधर कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक, तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, ये चक्री भजन हो गया। द स्टाइल इन विच सिंगर एक्टर्स एक्ट एज अ डिवोटी एंड डिलीवर डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग इज सॉन्गी भजन। ठीक है, सॉन्गी मतलब सॉन्ग वाला भजन। इसमें क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कि एक्टिंग करते हैं लोग, और भक्त बन के कि देवा तुझा दारी, तो ऐसे गाना गाते हैं वो लोग, तो दारी आलो ऐसे करके, और वो भजन कर रहे हैं। तो भजन में क्या है, सिंगिंग ओनली, भजन इज जस्ट सिंगिंग। लेकिन दो टाइप, एक चक्री और एक सॉन्गी भजन। टुकड़ोजी महाराज पॉपुलराइज खंजीरी भजन, भजन composed by Sant Tulsidas, Surdas and Mirabai and Kabir are popular in the North India। तो एक और टाइप का खंजीरी भजन है जो किसने किया था, टुकड़ोजी महाराज ने। और हम लोग और क्या सकते थे, कर बता सकते हैं कि नॉर्थ में मीराबाई के, ऐसे जो हमारे हैं, फिर सूरदास के, इनके सारे जो हमारे ये क्या बोलते हैं भजन फेमस हैं। कंपोजिशन ऑफ पुरंदर दास, कनकदास, विजयदास एंड बोध बोधेंद्र गुरुस्वामी, क्या नाम है इनका, बोधेंद्र गुरुस्वामी एंड त्यागराज आर संग इन कर्नाटका। नाम इंपॉर्टेंट है, बोधेंद्र आप लोग भूल जाओगे, एक साथ पढ़ोगे तो टफ लगेगा कि बोधेंद्र क्या लिखा, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, बोधेंद्र गुरुदास स्वामी। ठीक है, तो गुरुस्वामी या त्यागराज, तो ऐसे याद रखोगे तो आप लोग लिख पाओगे लेटर में। कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। संत नरसिंह मेहता gave momentum to भक्ति मूवमेंट इन गुजरात एंड संत नामदेव, संत बोलते हैं, सपोर्टेड ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन इन महाराष्ट्र थ्रू दी वरकारी सेक्ट। वरकारी सेक्ट मतलब ग्रुप ऑफ जो पीपल थे उनको बोलते थे वरकारी। तो अब भक्ति मूवमेंट क्या था, जब इंडिया में इस्लाम आ रहा था तो उसी टाइम पे हमारा खुद का भी अच्छा खासा चलता था, जिसमें लोग क्या करते थे, ईश्वर से या भगवान को प्रेस करते थे, उनके बोलते हैं ना, उनके जितने भी विचारों में गोए रहते थे, भक्ति करते थे। तो ये सब सारी चीज़ जब इंडिया में हमारी खुद की चाली थी तो उसको बोलते थे भक्ति मूवमेंट। बहुत ऑल ओवर इंडिया सब जो था अच्छे से सब लोग चालू था। और उसी टाइम के आप पाते हो कि मीराबाई जो सबकी क्रिएशन सी भजन की, वो इंडिया में आज तक चलती है। तो वो किसने प्रमोट किया था गुजरात में, हमारे संत नरसिंह मेहता ने। और सेम काम महाराष्ट्र में किसने किया, संत नामदेव ने। अब कीर्तन क्या होता है, देखो,
नारद मुनि इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ द कीर्तन। संत नामदेव, अगेन जो नीचे यहाँ पे आप लोग पढ़े देखो संत नामदेव का पॉइंट, ये अगेन नामदेव आए, इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकर ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। ओके, नारदिया और हरिदासी ये एक पहला टाइप हुआ। दूसरा वरकारी आर टू मेन ट्रेडिशंस ऑफ द कीर्तन इन कीर्तन, ठीक है। अब इन हरिदासी कीर्तन में क्या करते हैं, हरिदास और काठे करीबुआ shoulders the responsibility of narration of the story and singing the composition। तो ये जो हमारे हरिदास होते हैं, जो ये हरिदासी के अंदर मतलब दो टाइप के कीर्तन होते हैं, एक तो हरिदासी टाइप का और दूसरा वर्कर टाइप का। तो हरिदासी में जो कैरेक्टर एक होते हैं हरिदास जो होते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग स्टाइल देखो, स्टाइल दो ही है नारदिया हरिदास, लेकिन उसमें एक बंदा होता है हरिदास। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक्टिंग करके सारे कीर्तन को दिखाओ भी और गाना भी गाओ। एंड वर्कारी कीर्तन कलेक्टिवली पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें एक कैरेक्टर हरिदास रहते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वर्कारी में सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोग एक्टिंग भी करो और गाना भी करके दिखाओ। द प्लेयर्स ऑफ सिम्बल, सिम्बल्स क्या था, वो जो दादा ना बजाते हैं पतला सा जो हमारे इसका आता है ब्रास का आता है, तो वो इक्वली इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद द कीर्तनकर्स। तो जो बजाते कीर्तनकर्स मतलब जो नाचते भी रहते हैं ना, बोला ना एक्टिंग करते हैं नाचते भी रहते हैं गाना भी गाते हैं। तो भजन इज ओनली म्यूजिक और कीर्तन क्या होता है ना, डांस करना। जब डांस भी करते हैं और गाना भी गा रहे हैं तो वो कीर्तन, तो भजन कीर्तन। तो हरिदास क्या होता है, जो एकदम एक जो हरिदासी वाले स्टाइल में एक हरिदास होता है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके शोल्डर पे बोलते हैं ना ऐसे, उसके कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उसे परफॉर्मेंस भी करना है साथ ही साथ सिंगिंग भी करना है। लेकिन वर्कारी में क्या होता है, पूरे ग्रुप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अच्छे से परफॉर्म करे, लेकिन साथ ही साथ कीर्तनकर तो रहते हैं जो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो बजाते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सिंगिंग, डांसिंग और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स का भी रोल होता है। हरिदास कीर्तन फर्दर हैज टू पार्ट्स, पूर्वारंग एंड उत्तरांग, ठीक है, या पूर्व रंग और उत्तर रंग। पूर्व रंग कंप्राइजेज ऑफ नमन, निरूपंच, अभंग एंड निरूपम। तो पहला नमन, दूसरा निरूपंच, अभंग एंड थर्ड इज निरूपम। तो इसमें क्या करते हैं, एक मेन थीम होता है, जैसे एक थीम समझो, थीम समझता हो कीर्तन में क्या करते हैं हम लोग, एक थीम ले लेते हैं कि समझो कि देश के लोगों का, देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो थीम है। तो स्टार्टिंग का जो सॉन्ग होता है, जो आरती करने से जो एक स्टार्ट करते हैं कि ऐसे हम लोग करते हैं, तो स्टार्ट के पार्ट को बोलते हैं नमन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नरेशन करते हैं डांस या उसके थ्रू क्या करते हैं, जो मेन स्टोरी है उसके लिए गाना गाते हैं, और जब उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं वो थर्ड पार्ट में आता है। जो मेन थीम का समझो, हम लोग थीम क्या चुने थे, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, तो एक्सप्लेनेशन जब मिलेगा मेन थीम का तो उसको बोलेंगे निरूपम। और निरूपण क्या बोला था, हाँ निरूपणाचा अभंग। तो ये क्या रहेगा हमारा, अगेन मेन थीम जो है उसी के अराउंड हम लोग क्या करते हैं, सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, ठीक है। उत्तरांग, तो ये पूर्वारंग के 3 पार्ट थे, अब उत्तर रंग के क्या पार्ट थे, नरेशन ऑफ स्टोरी टू इलस्ट्रेट दी मेन थीम। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था सॉन्ग गाते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है मेन थीम का, लेकिन जब हम लोग स्टोरी बताएं, स्टोरी अलॉन्ग दी मेन थीम, तो उसको बोल देते हैं हम लोग उत्तर रंग का पार्ट है। आई होप आप समझ चुके होंगे। कीर्तन वॉज यूज एज अ मीडियम टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस बाय सत्यशोधक समाज। तो ग्रुप था एक सत्यशोधक समाज, हिस्ट्री में आप पाओगे। तो वो लोग क्या करते थे लोगों को, क्योंकि ये फ्रीडम फाइट की कहानी चालू है रियल में, फिर अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रियल में फ्रीडम फाइट चालू थी इंडिया में। तो उस टाइम पे क्या था, लोगों के अंदर कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट भी लाना था और उनको इन्फॉर्मेशन भी देना था ब्रिटिश के बारे में। तो उसके लिए क्या यूज करते थे वो लोग, कीर्तन को, ठीक है। दत्तोपंत पटवर्धन ऑफ वही महाराष्ट्र, तो वही महाराष्ट्र में आप लोग को पता होना चाहिए, वही रिवर भी है, स्टार्टेड ट्रेडिशन ऑफ राष्ट्रीय कीर्तन। अब जो थीम था, कभी गॉड के बारे में भी बता सकते हैं, विष्णु के बारे में बता सकते हैं, किसी भी गॉड के बारे में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थीम क्या किया था उस टाइम पे,
कि हम लोग ना थीम रखते हैं राष्ट्रीय कीर्तन, मतलब जो देश के लिए कीर्तन है, देश के वीरों के बारे में हो। राष्ट्रीय कीर्तन प्लेज emphasis ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस by narrating the life stories of great leaders of the independence movement। तो जो हमारे इंडिपेंडेंस के ग्रेट लीडर्स थे उनके बारे में जब बात हुई तो उसे बोला गया राष्ट्रीय कीर्तन। ओके, संत तुकडोजी महाराज एंड गोविंद बुआ आफले, तुकडोजी महाराज एंड गोविंद बुआ अफले परफॉर्म द राष्ट्रीय कीर्तन। तो किसने किया था, कैसे किया और किसने फेमस किया, और ये सब सारी चीजें इस लाइन में है। ललित, ललित बिलोंग्स टू नारदिया कीर्तन, इट इज पॉपुलर इन गोवा। अगेन ललित के बारे में, ललित ललित कला है दोस्तों, अच्छा डेस्टनाइल, हाँ ललित कला होता है एक, वो आप लोग अलग देखे हो, आर्ट्स में देखे हो, दृक कला, ललित कला, दिस इज ओनली ललित। जब ललित कला क्वेश्चन है तो वो वाला आंसर लिखना है। यहाँ पे ललित है तो दिस इज नारदिया कीर्तन, जहाँ पे डांसिंग करते हैं, सॉन्ग बोलते हैं। और ये कीर्तन के अंदर क्या होगा, कहाँ फेमस है, गोवा में एंड कोंकण रीजन ऑन ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल्स ललित परफॉर्मेंस आर अरेंज्ड। तो जितने भी आप लोग देखोगे, मुंबई में नहीं देख पाते, कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे होते भी जो सोसाइटी में रहते हैं लोग, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल आता है उनका जो बिलोंग करते हैं उनके गॉड को, तो नारदिया कीर्तन या हम लोग बोल सकते हैं ललित परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे, गोवा और कोंकण के अंदर। द प्रिसाइडिंग deity is invoked for the fulfillment of the desires of the village community। तो मूर्ति मूर्ति की स्थापना करते हैं वहाँ पे, ऑलरेडी जो मूर्ति वहाँ पे मंदिरों में रहती है उन्हीं को एक नई जगह पे वापस, मतलब थोड़ी देर के लिए रखते हैं वहाँ पे, तो उनके बाद में इन्वोक करते हैं, उनको जगाते हैं, बोलते हैं कि हे देव या हे देवी, हमारी जो भी इच्छाएं ये गांव की है कि अच्छे से खेती करा देना, या अच्छे से रेन करा देना, या इस साल फ्लड ना आए, इस साल ड्रॉट ना आए, ऐसे सारे जो चीज़ें हैं वो लोग बोलते हैं, अपनी जो इच्छाएं, जो उनकी जो भी उनके एम्बिशंस है उसको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, उनसे हम लोग बोलते हैं कि प्रार्थना करते हैं। ललित इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन थिएट्रिकल स्टाइल। थिएट्रिकल स्टाइल में क्या होता है, मतलब सब कुछ स्टेज रहता है, एक कैरेक्टर आएगा फिर दूसरा कैरेक्टर आएगा, और वहीं पे फेस्टिवल क्या होता है, नेचुरल, कोई ऐसा प्लान नहीं रहता कि ऐसे फिर ये स्टेप आएगा, वो थिएटर में धीरे धीरे करते हैं एक के बाद दूसरा कैरेक्टर, तो थिएटर स्टाइल में भी ललित को किया जाता है। अ फ्यू टेक्स्ट ऑफ ललित इज अवेलेबल इन हिंदी एज वेल। भले ये गोवा और कोंकण में, महाराष्ट्र में होता है, लेकिन हिंदी में भी इसकी बुक अवेलेबल है। ललित फॉर्म्स अ बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न मराठी थिएटर। तो एक आपने देखा था कि हम लोग पढ़े थे दशावतार, मराठी थिएटर का बैकग्राउंड था। इसी तरह से आप देखोगे ललित भी मराठी थिएटर के बैकग्राउंड में। तो आज जो मराठी थिएटर पूरा बना है तो उसमें सबके थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स ललित से, कुछ पार्ट दशावतार के, थोड़े से माइथोलॉजिकल या थोड़े से और बोलते हैं ना कि उसमें थोड़े से इनोवेशन किए थे, तो वो मराठी थिएटर में चलता है। भरुड़, अ मेटाफोरिकल सॉन्ग imparting spiritual and ethical lesson is called भरुड़। इंपॉर्टेंट है, देख लो। देखो मेटाफोरिकल मतलब क्या बोलते हैं, डबल मीनिंग बात। डबल मीनिंग इन द सेंस, ऐसा नहीं कि गलत चीजें जो हम अपन लोग डेली लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन मेटाफोर क्या होता है, बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोलते कुछ हम और है। जैसे नाचना है आंगन टेढ़ा, तो ये मेटाफर है, कुछ और बोलना चाहे, जैसे कि अपने खुद में हमारी को गलती है लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं पूरी दुनिया वाले गलत है, हमारा स्कूल गलत है, वैसा ही। तो मेटाफर यूज करते हैं, लेकिन इसके थ्रू दो चीजें बताते हैं, स्पिरिचुअल मतलब शांति लाते हैं जीवन में, और एथिकल मतलब अच्छी चीजें सोसाइटी में, कि माँ बाप की सेवा करो, किसी भी पेट को मारो मत, किसी भी एनिमल को, ऐसी सारी चीजें जो रहती हैं ये बताते हैं किसमें, भरूड़ में। भरूड़ इज सिमिलर टू अ रोड शो एंड इज एक्सपेरिमेंट। तो रोड पे कैसे सब शो करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग आर्ट परफॉर्म करते रहते हैं खड़े होके, कि पत्र वित्र पेपर लेके नहीं एक्टिंग करते हैं, वैसा ही भरूड़ भी है। और ये एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ ना कुछ नए तरीकों पर, समझो कि अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर आ गया, कुछ नए मुद्दों के ऊपर करना है, तो ये लोग उस पर भी परफॉर्म करेंगे। इट शोज अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैज़ अ ड्रामेटिक क्वालिटी एंड ईजी रिदम एंड ह्यूमर। अब इसमें क्या होता है, मेटाफर यूज होगा, लेकिन क्या जो ह्यूमर होगा, जो बोलते हैं ना ह्यूमर मतलब मजा आता है, जो सब लोग बोलते हैं कि लड़कों को भी चाहिए, लड़कियों को भी यही चाहिए कि एक लड़के बच्चे में या एक लड़की में क्या होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए। तो ह्यूमर भी इसमें मिलेगा आपको, और इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा, और रिदम भी होगा। ऐसा नहीं कि अरे थोड़ा देर वेट कर रही क्या हो रहा है समझ में नहीं, सब कुछ एकदम सॉर्टेड रहता है। तो रिदम रहता है इनके पास, जो भी ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं,
उसमें आपको स्टोरी समझ में आएगी तो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, ओके। और ह्यूमर तो मिलेगा ही आप लोग को। ये सब सारी चीज़ें आप लोग को कहाँ पे मिलेगी, और इसके अंदर हमारे भरूड के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, राइट फ्रॉम, अगर आपको इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जानना है, रिलीजन से रिलेटेड जानना है, किसी शहर के बारे में, सब कुछ ये लोग कर सकते हैं। भरूडस, भरूड्स कंपोज्ड बाय संत एकनाथ। देखो पहले संत नामदेव थे, अब संत एकनाथ आर पॉपुलर इन दी महाराष्ट्र। तो भरूड के नाम पे ए याद रखना, ए से आएंगे, अरे एकनाथ, ई सॉरी, मैं एकनाथ ऐसे लिखता था बार बार ना, लेकिन रियल में एकनाथ ऐसे रहते हो तो नहीं, ओके। तो आप लोगों को ध्यान रखना है संत एकनाथ का नाम लिखना इसमें, और नामदेव का उनसे पहले वाले चीज़ों में। ही कंपोज देम विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो खुद संत एकनाथ ने ये काम किया था कि वो भरूड़ करते थे और लोगों को क्रिएट करते थे, अवेयर कराते थे, किससे रिलेटेड, अगेन स्पिरिचुअल एंड एथिकल मैटर से। तमाशा, द ओरिजिन ऑफ वर्ड तमाशा इज पर्शियन लैंग्वेज। देखो कोई सोचेगा नहीं, सोचेगा तमाशा नॉर्थ का है, पर्शियन है, लेकिन इट मीन्स प्लीजिंग द साइट। इट इवॉल्व फ्रॉम द अमालगमेशन ऑफ फोक एंड क्लासिकल आर्ट्स। फोक और क्लासिकल मतलब जिसमें रूल नहीं है और जिसमें रूल है, ये दोनों को मिला के हमारा तमाशा बनता है। अरे मैं तो गिर जाऊंगा भाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा, एक संगीत बरी और दूसरा है ढोलकीचा फाड़। एक फाड़ और याद है कि नहीं आपको, जो दशावतारा में परफॉर्म कर रहे थे, तो यहाँ पे अलग फिर से साड़ा है, फाड़ा है। डांस एंड म्यूजिक आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन ड्रामा इन संगीत बरी, वेरस वेरस ड्रामा इज द मेन पार्ट इन ढोलकीचा फाड़। तो अगेन हम लोग तमाशा बोल रहे हैं, तमाशा तो यूपी में बोलते हैं, थिएटर टाइप का ही रहता है, जिसके अंदर डांस भी आएगा, ड्रामा भी आएगा, म्यूजिक भी आएगा, ठीक है। अगर डांस और म्यूजिक को बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहा है तो हमारा कौन सा टाइप हो जाता है, वो संगीत। तो संगीत नाम में म्यूजिक और डांस है, लेकिन ड्रामा को बहुत ज़्यादा हम लोग देंगे नहीं। तो जब ड्रामा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाए, तो ड्रामा को जब इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो डी से ढोलकी सा फाड़िए ना। वैग इज लाइवली एंड एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ ड्रामा, वैग नहीं, इसको वाग बोलते, सॉरी, वाग ऑफ ड्रामा विच वॉज इंक्लूडेड अ लिटिल लेटर। तो जब ये शो चलता रहता है तो आगे चल के एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाग, और ये टुवर्ड्स एंड रहता है। इसमें इंटरेस्ट क्यों रहता है, देखो, इट बिगिंस विद द गान दैट इज प्रेजिंग ऑफ द लॉर्ड गणेशा। तो लॉर्ड गणेश के तो गन बोलते, सॉरी, इसको वापस से मैं गाने वाला गान बोल रहा था, वो भी बोल सकते हैं या गन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसा आप बोलना चाहे, गन। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे गणपति जी हैं, गणेश जी, उनका पहले प्रेजिंग करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, उनके बारे में जो अच्छी चीज़ें होती है वो गाते हैं हम लोग, फॉलोड बाय गावलन। तो पहला क्या होता है, गान, फिर गावलन, ये याद रखिए। द वैग इज प्रेजेंटेड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ तमाशा। तो कि पहले पार्ट में सब एक्टिंग एक्टिंग था, सेकेंड पार्ट में क्या दिखाते हैं, वाग। और इसमें भी हम लोग कैसे करते हैं, पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला पार्ट सॉरी होता है हमारा गान का, फिर आता है गावलन, एंड देन आता है हमारा वाग, और ये वाग सेकेंड पार्ट का पार्ट है। चलो, विच्छा माझी पूरी करा, विच्छा माझी म्हणजे मेरी इच्छा पूरी करो, और गाढवाचा लग्न, गाढवाचा लग्न मतलब गधे की शादी, आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा। तो ये कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये लोग ये किए थे, ठीक है। तो याद रखना, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ तमाशा इंपॉर्टेंट है। अच्छा याद करें, देखो, विच्छा माझी पूरी करा एंड गाढ़वा सा लग्न है, ये सब गाइस जितना इजी हो सकता था मैं बताते रहा। सच में बिलीव करिए चैप्टर बहुत टफ जाएगा, इतने नाम से कि आप लोग याद नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे बने हो तो जरूर आप लोग कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी, कुछ ना किसी ने कोई ना कोई जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ ना कुछ इधर उधर किया रहेगा, लेकिन हम लोग को पता चल रहा है कि गान गावलन क्या होता है, वाग क्या होता है, दैट इज एंड पार्ट या सेकेंड पार्ट में हमारे रहता है, किसके, तमाशा के। तमाशा कहाँ से आया है, पर्शियन वर्ड से आया। पर्शियन कहाँ से, ये जो मेरे साथ जानेंगे ऑलरेडी सब चैप्टर जानते हो, वो ईरान का और नाम क्या था, पर्शिया। तो वहां से इन्फ्लुएंस है इसका, ठीक है दोस्तों।
चलो थोड़ा इसको पतला कर लें क्या। हम्म पोवाड़ा। अब पोवाड़ा ऑलरेडी आप लोग जानते हो पोवाड़ा क्या होता है। जब हम लोग किसी भी हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में या कोई भी जो ग्रेट पर्सनालिटी हो जिनकी बहुत बड़ा चार्म हो, करिश्मा हो और जिनके वैलोर की कोई भी कमी ना हो, ऐसे लोगों को जब हम लोग गा के जब उनको हम लोग मोटिवेट होते हैं उनके बारे में जब गाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हमारा पोवाड़ा। पोवाड़ा इज अ ड्रामेटिक नरेशन इन विच पोएट्री एंड प्रोजिक एक्सट्रैक्ट्स आर रिसाइटेड। तो वही होता है जो गाने होते हैं उनको हम लोग बार बार गाते हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है। Poda narrates deeds of heroic men and women in an impressive and inspiring style. धड़क धड़क वाहिनी कमन, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो ये जो जो रिदम फॉलो करते हैं जो एकदम इम्प्रेसिव तरीका और एक अच्छा इमेजिनेशन यूज करती है, किसका पार्ट है, हमारे पोवाड़ा का। और किसके बारे में होता है, हीरोइक मैन एंड वुमेन। तो जैसे मैं बोला उनके वैलर के बारे में बात होगी। वन सच पोवाड़ा वॉज कंपोज्ड बाय द पोएट ज्ञानदास, ठीक है, ऑन द इंसिडेंट ऑफ, ध्यान से रुकना, देखो, किलिंग ऑफ अफजल खान बाय द छत्रपति शिवाजी महाराज एज वेल एज वन कंपोज्ड बाय तुलसीदास ऑन बैटल ऑफ सिंहगढ़। तो दो, अज्ञान दास ने कौन सा लिखा था, एक बुक लिखा था, मतलब एक हमारा ये पोवाड़ा लिखा था किस पे, पहला जब अफजल खान को कौन किल करते हैं, द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज। और संत तुलसीदास ने कौन सा लिखा था, वो था सिंहगढ़, ठीक है। चलो, इन द ब्रिटिश पीरियड पोवाड़ास वेयर कंपोज टू नरेट द स्टोरीज ऑफ उमाजी नायक, उमाजी नायक एक साथ होगा, चापेकर ब्रदर्स एंड महात्मा गांधी। तो इनके बारे में पढ़ा थे कि इनके ग्रेट अचीवमेंट के बारे में बताया जाता था कि ये लोग ने कैसे कैसे पूरे इन ब्रिटिश वालों की वाट लगाई थी, सो दैट कि पीपल गेट मोटिवेट, दे गेट लाइक इमेजिनेशन कि व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट इंडिया इज डूइंग। सो ये सब पोवाड़ा के थ्रू होता था। ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, संयुक्त मतलब एक साथ, संयुक्त बोलते हैं इसको, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, द पोवाडास वेर यूज्ड एज द मीडियम टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। तो एक तो ये सब हो गया ब्रिटिश वाला, फिर उसके बाद आप लोग को याद रखना है कौन सा वाला, हमारा ये वाला संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट वाला भी आप लोग को याद रखना है। चलो, जहाँ पे पोवाड़ा बने थे, मतलब क्रिएट किए गए थे। मराठी थिएटर या ड्रामा देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। थिएटर इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट मतलब करके दिखाना पड़ता है, डिवोटेड टू परफॉर्मेंस आइदर सोलो और कलेक्टिव। तो देखो, एक अकेला भी दिखा सकता है और या तो पूरे ग्रुप में भी किया जा सकता है ना। देखियो आप लोग ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें देखियो, लेकिन आप लोग को इस तरीके से लिखना है दोस्तों। नो डाउट मैं इसे और मज़ेदार बना सकता हूँ, लेकिन गाइस इंटरेक्टिव बना सकता हूँ। दिस इज़ वन शॉर्ट लेक्चर, दिस इज़ बेस्ट आई कैन डू टुडे, बट इन फ्यूचर आई कैन डेफिनेटली डू मोर बेटर। वंस योर कॉलेज जो 10th वाले बच्चों का स्टार्ट हो जाता है, आई विल मेक इट मोर इंटरैक्टिव थ्रू इमेजेस, थ्रू लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी और इन्फोटेनमेंट। ये सब सारी चीज़ें करेंगे। तो अगर किसी को लग रहा है कि लेंदी, तो गाइस चैप्टर लेंदी तो है, तो इसको एक दो बार और देख लोगे तो बोलते हैं ना भाई, मज़ा हो जाएगा, दम आ जाएगा आप लोग के अंदर, धुआं धुआं कर दोगे आप लोग एग्जाम में। एक्टर्स एंड ऑडियंस बोथ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ललित आर्ट। एक्टर्स मतलब जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस जो यहाँ पे बैठ के देख रही है, ये दोनों इंटीग्रल पार्ट हैं किसके, ललित कला के। इसका देखो एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या होता है, एक स्क्रिप्ट होती है, तो जिसमें नहीं से कपिल शर्मा में स्क्रिप्ट होती है, फॉलो करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, आर्टिस्ट और एक्टर होते हैं जो ये स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, पेपर लगाएंगे, कॉस्ट्यूम पहनेंगे। स्टेज होता है जिसपे लोग परफॉर्म करते हैं, लाइट होती है, लाइट कैमरा एक्शन, यहाँ पे लाइट लगे होते हैं, लाइट मैनेजमेंट, क्रिटिक बैठे रहते हैं, आर्ट डिजाइन होता है, डायरेक्टर होता है, और फिर म्यूजिक और डांस भी होता है इसके अंदर दोस्तों, समझे। तो इसमें देखो, क्रिटिक मतलब क्या होता है, जो चीजों को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज करें मतलब इसी को क्रिटिक बोल देते हैं, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करें इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सही है, मतलब बोलते हैं कि आप ये और कर सकते हैं, तो वैसे क्रिटिक बैठे रहते हैं। ये सब सारी चीजें किसमें होती हैं, एक थिएटर में आपको देखने मिलेगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ
भोसले रूलर्स ऑफ तंजौर, ठीक है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया देखो, द रूलर्स ऑफ तंजौर द भोसले फैमिली वेर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ द ड्रामा, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे ड्रामा को। तो वो लोग क्या किए, अपने राजपाट में बोले कि जो ये आर्टिस्ट है जिनको खाने पीने के भी वादे हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा शो करें इस चीज़ों को, पैसा मैं दूंगा, प्रमोट करते थे। सम ऑफ देम हैड रिटन अ फ्यू प्लेज ऑल्सो, इतना ही नहीं, उनमें से कुछ ने स्टोरी भी लिखी थी कि इसको ऐसे करके दिखाइए, स्टोरी का पूरा स्टोरी स्क्रिप्ट लिखे थे। दे प्रमोटेड प्लेज इन मराठी एंड सदर्न लैंग्वेजेस, तो मराठी प्लस सदर्न साउथ की लैंग्वेज में भी ये लोग ने किया था, प्रमोट किया था। सम ऑफ देम ट्रांसलेटेड अ फ्यू संस्कृत प्लेज, तो ये राजा लोग जो थे तो खुद तो कुछ शो करवाते थे मराठी और सदर्न में, लेकिन क्या क्या किए थे, संस्कृत के जो ड्रामा थे उसको ट्रांसलेट कर दिया था लोकल लैंग्वेज में और बोला था इसको परफॉर्म करो सर लोग। विष्णुदास भावे इनका नाम आता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर, इंपॉर्टेंट। ये राजा लोग हेल्प किए थे, अब विष्णुदास भावे जी का नाम आता है। सीता स्वयंवर वॉज फर्स्ट प्ले प्रेजेंटेड बाय हिम, तो कौन सा, सीता जी का स्वयंवर, सीता स्वयंवर। इट वॉज फॉलोड बाय मेनी हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल एंड लाइट फासिकल स्टेज प्लेज। ओके, अब इसमें क्या था, इसमें ये क्या किए थे इन्होंने, बहुत सारे हिस्टोरिकल भी लिया था, जैसे कि हिस्ट्री में अगर कोई रियल कैरेक्टर थे, जैसे कि बात मान लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में कर लेना था हम लोग को, या फिर वीडी सावरकर जी के बारे में करना था, तो वैसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर स्टोरीज को हिस्टोरिकल स्टोरीज ऑल्सो, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं माइथोलॉजिकल, जिसके बारे में हम लोग को कंप्लीट ट्रुथ ना मालूम हो उसको बोलते हैं माइथोलॉजिकल, तो जैसे कि गॉड्स के बारे में, तो ये सब सारी चीज़ें क्या किए थे, स्टेज पे जो हम लोग बोलते थे इसको इन्होंने दिखाया था। The farcical plays dealt with the many social issues in the humorous way. फार्सिकल मतलब क्या होता है, कभी कभी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं रोड आर्ट के टाइप में, वो सबको बोलते हैं फार्सिकल। तो ये सब सारी चीज़ें भी ये कहाँ पे करते थे, अपने थिएटर और उसके अराउंड करते रहते थे। और इसमें सोशल अवेयरनेस, मतलब समझो कि हम लोग नहीं बोलते अनटचेबिलिटी था, तो उसको कैसे आप दिखाओगे, लोगों के दिल में कैसे उसको पिंच करवाओगे, तो ये सब काम किसने किया था, विष्णुदास भावे ने। विजय कीर्तने इन द इनिशियल ईयर्स द रिटन स्क्रिप्ट्स वेयर नॉट यूज, रिटन स्क्रिप्ट्स मतलब क्या, एक एक्टर है तो आज कैसे वो लोग के पास स्क्रिप्ट रहता है, वो पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, तो दूसरा एक्टर अपना जानता है कि ये भाई ये बोलेंगे तो इसके बाद ये बोला, तो रिटन स्क्रिप्ट्स तब नहीं थे। लिरिक्स वेयर रिटन डाउन बट द डायलॉग्स यूज टू बी स्पॉन्टेनियस, तो लिरिक्स मतलब क्या, कुछ कुछ मेन मुद्दे लिख देंगे, गाने भी लिख देंगे, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी करनी है वो बंदे को वहीं पे डिलीवर करना है, कि कौन है तू, कौन हूं मैं, कौन है तू, अरे बोल रहा हूँ ना कौन हूं मैं, ऐसी जगह पे ही करना था, वहां पे स्पॉन्टेनियस था। विजय कीर्तने वॉज द फर्स्ट ऑथर हु रोड द स्क्रिप्ट ऑफ द प्ले एंड थोरले माधवराव पेशवा इन 1981 विद द दैट स्टार्टेड ट्रेडिशन ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने पहला एक रिटन स्क्रिप्ट दिया, और ये जो मूवी हमारे जो थे, जो कैरेक्टर थे, इनके ऊपर पूरा स्क्रिप्ट लिखा था यहाँ पे कि ऐसे ऐसे ये डायलॉग आते जाएंगे, और वो फर्स्ट सक्सेसफुल हमारा प्ले था जहाँ पे स्क्रिप्ट मिला था कि लाइनें कैसे होंगे। तो ये और इंटरेस्टिंग हो गया ना कि अब उनको ना सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान देना था, जो हमारे थिएटर कर रहे थे गाइस, उनको सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान देना, अदरवाइज उनको क्या सोचना पड़ा, अगला बोलना क्या है, क्या सुनना भी है मेरे को, तो वो इमोशन और ड्रामा पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इनने, इनका ग्रेट हाथ है विजय कीर्तने जी का कि इन्होंने ये काम करवा के लिया, ठीक है। अब ख्याल क्या होता है, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बाल कृष्ण बुआ इच्छल करंजीकर मेड ख्याल फेमस, ठीक है। अगेन ख्याल क्या होता है, म्यूजिक से रिलेटेड ही है, तो किसने किया, हमारे बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ख्याल जैसे म्यूजिक और वो सब पार्ट को जो था उसको थिएट्रिकल फॉर्म में फेमस कराया था। उसके बाद और भी कैसे और लोग जो जिसने किया था, उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद रहमत खान, ये लोग ने ख्याल, देखो ख्याल कौन सा वर्ड है, इस्लामिक वर्ड लगता है ना, तो इसको ध्यान रखना, इनका नाम जरूर लिख देना, और फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर आए तो इसमें हमारे जो अलादिया खान थे, करीम खान थे या फिर रहमत खान थे, इनका सबका नाम लगा देना, और उस्ताद जी उनका पहले लगा देना। तो ये सब सारी चीज़ क्या थे, ख्याल। अगेन ये भी इमेजिनेटिव एक स्टोरी टाइप ही रहता है, सिंगिंग भी रहती है और परफॉर्मेंस भी रहता है इसमें। तो इसको किसने पहले स्टार्ट किया था, हमारे बालकृष्ण इचल करंजीकर ने, ठीक है, बालकृष्ण ने। आगे आर्टिस्ट हु ग्लोरीफाइड द थिएटर, तो पहला आता है गणपत राव जोशी, चिंतामनराव कोल्हटकर,
गणपतराव बोदस, नारायण राव राजहंस, ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता था बाल गंधर्व, केशव राव भोसले। तो वो जो ग्लोरीफाई थे थिएटर, मतलब जिनकी वजह से थिएटर में जान आती थी, ये वो उस टाइम के बोलते हैं ना कि बड़े बड़े एक्टर्स थे और जो इसको बहुत ज़्यादा फेमस किए थे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा। सिनेमा क्या होता है? देखो, सिनेमा आप लोग जानते हो, ऑडियो विजुअल मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्टर थोड़ी आते हैं, तो इसमें ऑडियो विजुअल रहते हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको मूवी देखने को मिलती है, ठीक है। विद द टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर्स द फिल्म इंडस्ट्री स्टार्टेड। तो पहले क्या था थिएटर में, तो गाइस जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी थी तो कुछ हम लोग कुछ सुनना था, कुछ राम गाथा सुननी थी, तो स्टेज पे सब लोग परफॉर्म करते थे, हनुमान जी ऐसे मतलब गदा लेके आते थे, राम जी ऐसे चलाते, तो जगह पे जाके देखते थे एक्टर परफॉर्म करते थे। अब मोशन पिक्चर मतलब क्या, किसी ने ना ऐसे रिकॉर्ड, जैसे मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने वाला सारा चीज़ आ गया, रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे इंडिया में या पूरे महाराष्ट्र में दिखाना शुरू कर दिए। अब ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग को फायदा हो गया कि बार बार आप ये चीज़ रिपीट कर सकते थे और बहुत सारे लोगों को एक साथ दिखा सकते थे। इट गेव राइज टू द एरा ऑफ साइलेंट मूवीज। Later, the technology of sound recording was introduced and the age of talkies, movies with the sound started. टॉकीज आप लोग आज भी देखें तो पहले क्या था, साउंड नहीं रिकॉर्ड हो पाता था, तो फिर सिर्फ एक्टिंग करते हुए दिखते थे, तो साइलेंट मूवी बनी, सिर्फ एक्टिंग दिखती थी और घूमते फिरते रहते थे। फिर आगे चल के साउंड का टेक्नोलॉजी इनोवेट हुआ, तो धीरे धीरे साउंड को भी क्लब किया और साथ ही साथ हमने क्या देखा, वीडियो को भी लाया था। तो फर्स्ट हम लोग जो बोलते हैं ऑडियो वीडियो साथ में आया, दैट इज टॉकीज आया था। महाराष्ट्र हैज द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी। महाराष्ट्र को ही क्रेडिट जाता है क्योंकि उसके पास मुंबई थी। दादा साहेब फाल्के's राजा हरिश्चंद्र was the first movie completely processed and released in India। प्रोसेस मतलब उसका जो भी एडिटिंग कट करना था, ये सब सारी चीज़ें को कट करके कौन सा कैसे लगेगा, कौन सा सीन आगे कौन सा सीन पीछे, ये सब कौन कौन किया था पहली बार, हमारे दादा साहेब फाल्के जी किए थे। और मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र, इसलिए आप लोग देखोगे जो मूवी आर्टिस्ट है उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू। साइलेंट मूवीज की एक देख लेते हैं हिस्ट्री। द कंट्रीब्यूशन ऑफ हरिश्चंद्र सखाराम भट्टवडेकर, ऑल्सो नोन एज सेव दादा, ठीक है, is very important in development of Indian movie. He was the first Indian to make a film motion picture in Mumbai, ठीक है। तो he was the first person जिन्होंने ये मूवी बनाई थी। फिर मदन राव माधव राव पिटले एंड द पटवर्धन फैमिली ऑफ कोंकण, कल्याण contributed greatly to the development of Indian movies। तो और कंट्रीब्यूशन देखे जाएंगे तो आप लोग को नेक्स्ट नाम किसका जाना है, एक तो नाम MM से याद रखना, मदन राव माधव राव पिटले, और दूसरा कल्याण की कौन सी फैमिली, द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण। ये लोग भी मूवीज के क्रिएशन में हेल्प किए थे। गोपाल रामचंद्र तोरने एंड हिज एसोसिएट्स मेड अ मूवी पुंडलिक with the help of foreign technicians and released it in Mumbai in 1912। देखो ये एरा कब का है, समझे। अब आते हैं, दादा साहेब फाल्के डायरेक्टेड अ फुल लेंथ मूवी राजा हरिश्चंद्र। इट वाज प्रोसेस्ड फुल्ली इन इंडिया एंड रिलीज इन मुंबई इन 1913, एक साल बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे गोपाल रामचंद्र तोरने और उनके असुर मतलब उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने पुंडलिक मूवी बनाए थे विद द हेल्प ऑफ फॉरेन टेक्नीशियंस। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड करने वाला एडिट करने वाला बंदे थे वो फॉरेन से थे, लेकिन एक साल बाद क्या कर दिया, पूरा इंडिया मेड इन इंडिया हो गया, समझ रहे हो। और ये सब साइलेंट मूवीज है, इसमें आपको ये नहीं सोचना कि इसमें आवाज थी, सब साइलेंट मूवीज की स्टोरी थी। तो पहला हम लोग को नाम किसका आता है, जो हरिश्चंद्र सखाराम जो हमारे थे भट्टवडेकर, इनको हम लोग क्या बोलते थे, सावी दादा बोलते थे, सेव दादा बोलते थे, ठीक है। अब ये क्या थे, इन्होंने पहला जो इंडियन था एक छोटा सा पिक्चर बना के दिखाया था, मोशन पिक्चर, इन कहाँ पे, मुंबई में, सबसे पहला पार्ट जो बड़े स्केल पे नहीं था, छोटा सा ही पार्ट था, कुछ मिनटों का ही था, लेकिन फर्स्ट बना के दिखाया था। तो उनका कंट्रीब्यूशन वहां पे, आगे उसको डेवलप करने के लिए और पैसा लगाने के लिए और उसमें रिसर्च करने के लिए ये दो लोग हेल्प किए, द पटवर्धन फैमिली फ्रॉम कल्याण, और दूसरा MM हमारे मदन राव माधव राव हमारे पिटले। फिर पहला मूवी कौन सा बना,
ध्यान रखना, पहला मूवी बना पुंडलिक, लेकिन पुंडलिक हमारे इंडिया में थी, हमारे लिए थी, लेकिन इसका जो टेक्नीशियन थे फॉरेनर थे, इसलिए आप देखते हो कि पहला साइलेंट मूवी जो कंप्लीटली मेड इन इंडिया था वो था राजा हरिश्चंद्र। अब आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेटर ही क्रिएटेड साइलेंट मूवीज लाइक मोहिनी भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान, अच्छा सावित्री सत्यवान, ठीक है हाँ, सत्यवान, सावित्री सत्यवान। He also made documentary stories on the rock-cut caves of Beirul and pilgrim centers of Nashik and त्रिम्बकेश्वर। डॉक्यूमेंट्री मतलब नहीं बोलते ये देखिए ये इंडिया, उस टाइम क्या आप ऐसे सुने कि देखिए ये वेरुल के पहाड़ है, यहाँ पे भारतीय धरोहर संभाली गई है। तो जो मूवी को रिकॉर्ड पूरा किए थे और उसको जो एडिट करके डॉक्यूमेंट्रीज पूरा बनाते थे, मूवीज क्या होती थी एक एक्टर एक्टिंग करके गया, अब डॉक्यूमेंट्रीज में क्या रियल चीजें दिखानी है, तो वो भी काम किसने किया था, हमारे दादा साहब फाल्के ने। नेक्स्ट आते हैं, हाँ अभी हमारे आनंद राव पेंटर वॉज द फर्स्ट टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ द इंडियन मेक। सिने कैमरा मतलब जो कैमरा से रिकॉर्ड होता था, वो कैमरा पहली बार इंडिया में बनाने वाला। अब देखो जो हम लोग बात कर रहे हैं, सुनते जाना, हम लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों, दादा साहेब फाल्के जी उन्होंने मूवी बनाई, लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं बनाई। तो पहली टेक्नोलॉजी जो मेड इन इंडिया जो सीने हमारा कैमरा था वो भाई पेंटर ने बनाया था, हमारे आनंद राव पेंटर ने। समझे, हर एक चीज देखो ये कोई नहीं बताता दोस्तों। बच्चे क्या पूछते हैं, सर हम लोग तो पढ़े थे राजा हरिश्चंद्र पहला मूवी था जो इंडिया का था, ये क्या अभी ये क्या है, फिर तो फर्स्ट मूवी लिख रहे हैं। तो ध्यान रहो ये हमारा पुंडलिक था, लेकिन मैं कैसे फर्क बता सकता हूँ, क्योंकि ये क्या था फॉरेन टेक्नीशियन थी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ऊपर वालों का नाम क्यों दिया सर, वो लोग क्या डेवलप किए थे, तो ये वो लोग का भी बारे में आपको बताया ना, सब क्या कर रहे थे, पहले शॉर्ट क्लिप बनाए थे एकदम, मुंबई में पहले स्टार्ट किए थे। समझो ये बात को। आगे, मूवीज मेड बाय बाबूराव पेंटर, मिस्त्री, सैरंद्री, नेताजी पालकर, कल्याण सा, कल्याण सा, खजीना, सिंहगढ़, सावकरी पाश एंड बाजी प्रभु देश पांडे। और इसमें एक और आता है कौन सा मस्तानी था एक, तो वो बाजीराव मस्तानी करके एक, हाँ बाजीराव मस्तानी भी इसमें आप नाम ऐड कर सकते हो, किसने बनाया था। ये भी ऐड कर लीजिए इसमें। तो ये बाबूलाल पेंटर जो थे हमारे, उन्होंने बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, देख रहे हैं कि सब कुछ बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लाइक कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कर। इससे अच्छा गाइस फिलहाल की कंडीशन बनाना बहुत टफ हो जाएगा। देखिए आप लोग को पूरा एक बार करिएगा, चैप्टर याद होगा, मेरा जो भी वर्ड्स है आप लोग को स्टोरी याद आएगी कि कीर्तन में क्या बताया था, ख्याल मैंने बोला था इस्लामिक वर्ड का हम लोग को लगता है, तो उसमें हम लोग उस्ताद जी लोग का नाम डालेंगे, करीम जी का नाम डाले थे, तो आप लोग ऐसे याद कर पाओगे, देखोगे हाँ सर थोड़ा तो ईजी आपने कर दिया। हिस्टोरिकल हिंदी मूवीज तो सिकंदर, मुगले आजम, तानसेन, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, सम्राट चंद्रगुप्त, आंदोलन, पृथ्वी विवल्लभ एंड झांसी की रानी। तो ये हिंदी की हिस्टोरिक मूवीज थी। प्रोडक्शन स्टूडियोज कौन कौन से, आर के स्टूडियो, बॉम्बे टॉकीज, नवकेतन है, देखो नवनिकेतन नहीं है, नवकेतन है, एंड राजकमल प्रोडक्शन। ठीक है, आर के मतलब राज कपूर। चलो, टाइप्स ऑफ मूवीज कौन कौन से होते हैं, देखो गाइस डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है, जैसे कि रियल में दिखाते हैं कि देखिए समझो कि ये बनारस की जो घाट से, तो डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ मूवी है। सटायरिकल मूवीज होती है, मतलब सटायर मतलब क्या होती है, अपन धीरे धीरे इसमें क्या करते हैं कि ये करते हैं ह्यूमर लाते हैं, तो सटायर मारते हैं, तो सटायरिकल मूवी है। मूवीज ऑन आर्मी होती है, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए होती है। स्टोरी फिक्शनल या नॉन फिक्शनल हो सकती है, जैसे रियल लाइफ से भी इंस्पायर्ड हो सकती है, जैसे भाग मिल्खा भाग, और या तो फिर हो सकती है एकदम फिक्शनल, जो बोलते हैं काल्पनिक हो सकती है पूरी, उसमें रियल जैसे कि अवतार, कुछ लेना देना नहीं है। एजुकेशनल मूवीज, एजुकेशनल मूवी मतलब जैसे कि जो रियल में पर्पज है उसका कि एजुकेशन को बढ़ावा देना है। एडवर्टाइजिंग फिल्म्स एंड हिस्टोरिकल फिल्म्स।
जैसे कि रामायण और ये सब हिस्टोरिकल है, और एजुकेशन में भी जोड़ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग फिल्म्स क्या होगा, जैसे कि एड्स जो आते हैं वो फिल्म भी शॉर्ट होती है। और कौन सा हो गया, सारे तो बता दिए। स्टोरी दो टाइप के, फिक्शनल और एजुकेशनल मूवीज का भी बता दिया। जैसे कि कोई भी किस नहीं आते थे पहले जो डीडी दूरदर्शन चैनल पे, जो आपके क्राफ्ट हैं, कैसे आपको कोई चीज़ बताना है, फिर ABCD के, तो ये सब एजुकेशनल मूवीज भी बनती रहती हैं। चलो, अब एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, लास्ट पार्ट ऑफ द हमारा चैप्टर रहेगा। पहला तो ड्रामा में एक्सपर्ट इन आर्ट डिज़ाइन, हेयर स्टाइल, मेकअप, ये सब में ज़रूरत होती है। दूसरा मतलब इसमें क्या दोस्तों, अप्लाइड में फिर से बताता हूँ कौन से प्रोफेशन होते हैं और कहाँ से पैसा मिलता है, इसके बारे में लिखना है। तो आर्ट डिज़ाइन मतलब जो पूरा का स्टेज बनाता है, हेयर स्टाइल उस टाइम का, अगर समझो मुगले आजम बना तो हेयर स्टाइल उस टाइप का देना पाना चाहिए, मेकअप कर पाना चाहिए। प्रोफेशनल पेंटर्स होने चाहिए, स्कल्पचर्स होने चाहिए, आर्किटेक्ट्स होने चाहिए। तो ये बताया कि जो खंबे लगाने हैं वो बार उस टाइम पे कौन से स्कल्पचर थे, 3D आर्ट कौन से थे, वो बनाने वाला बंदा होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें। ऑथर्स एज डायलॉग राइटर्स, अब जो मुगले आजम का तो उसको थोड़ा सा उर्दू तो यूज़ करना ही पड़ेगा, तो वो वाला चीज जो था अपने को फिर यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टर होना चाहिए, म्यूजिशियन होना चाहिए, देखो एक्टर्स, मैनेजर, सबको कितना जॉब, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो, सुने हो, किसी का भी ना एक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, सब लिख दो इसमें, वो सब जॉब है। सिनेमा, अब सिनेमा में कैसे, ये तो यार ड्रामा में कैसे, तो सिनेमा में भी सेम लोगों की जरूरत होती है। देखो यहाँ पे भी आर्ट डायरेक्टर, कैमरामैन, सबकी जरूरत होती है, हेयर स्टाइलिस्ट, सेम जो ऊपर है वो नीचे भी आएगा। ठीक है, ओके। तो ये अब चैप्टर हमारा दोस्तों खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिलियन एजुकेशन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी राइट बैक आफ्टर यू लीव योर कमेंट टू हेल्प यू आउट एंड टू हेल्प अस ऑल्सो। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो को पसंद करना ही होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।